हमने लास्ट क्लास में कुछ सवाल दिए थे आपको करने के लिए, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में कुछ सवाल दिए थे करने को। ओके, पहला सवाल कुछ ऐसा था कि वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड ओवर width 1 meter is folded over so as to just reach the opposite edge of the sheet. Find the minimum length of crease. Good evening Amay, good evening. इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, लाइक दिस, है ना। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका विड्थ 1 मीटर दिया हुआ है और लंबाई के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। विड्थ 1 मीटर मतलब ये वाली चीज 1 मीटर लंबी है, ये वाली चीज 1 मीटर लंबी है, और ये वाला कितना भी बड़ा हो सकता है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, ऐसे यूं ऐसे ऊपर जा सकता है ना। इसका विड्थ 1 मीटर का है, ठीक है। अब बोले कि दिस इज फोल्डेड ओवर, है ना, फोल्डेड ओवर सो एज टू जस्ट रीच द ऑपोजिट एज। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है, इस तरीके से फोल्ड किया है ना। ये देख सकते हो कि ये वाला जो है ना, ये यहां पे पहुंच गया, फोल्डेड ओवर सो एज टू जस्ट रीच द ऑपोजिट एज। और जैसे ही ये ऑपोजिट एज तक पहुंचा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक क्रीज बनेगा। क्रीज आप समझते हैं, है ना, जैसे प्रेस होते हैं आपके कपड़े, है ना, तो फोल्ड होते हैं, तो फोल्ड के बाद एक क्रीज बनता है यहाँ पे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है क्या, ये वाली जो लाइन जो दिख रही होगी आपको, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन जो है ना, इसको आप क्रीज कहते हैं ना। ये जो लाइन है इसको आप क्या कहते हो, क्रीज। तो दिस इज फोल्डेड ओवर सो एज टू जस्ट रीच द ऑपोजिट एज, जस्ट रीच द ऑपोजिट एज। तो हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया कि ये ऑपोजिट एज तक पहुंचा है ना। और अब बोल रहा है कि ये जो तुम्हारे पास बना है ना, इसी को क्रीज कहेंगे। इसका मिनिमम लेंथ क्या आएगा, सुनना ध्यान से। एक चीज पहले यहाँ पे कि यहाँ देख रहे होगे एक ट्रायंगल है, ये क्रीज के साथ देखना, ये क्रीज के साथ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहां से ये और ये क्रीज राइट एंगल। तो यही ट्रायंगल घूम के इधर गया है, तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो घूम के यहाँ पे ट्रायंगल जा रहा है, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं, शायद उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो भाई 1 मीटर इज द विड्थ। देखिएगा भाई साहब, देखिएगा, ये आपका रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, हेलो मिस्टी, ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है और इसका जो विड्थ है ये 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया कि ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर था, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, कि एक कॉर्नर को, वन कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड सो दैट कि ये इस वाले एज तक पहुंच गया है। और इस प्रोसेस में फिर ये क्रीज बना है ना, ये जो क्रीज है ना, यहां दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, इस क्रीज की मिनिमम लेंथ निकालनी है, ये वाली क्रीज। तो हमने बोला कि चलो देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको अब ध्यान से देखना है ना, इसको अब यहां से फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे। तो जब इसको फोल्ड करोगे भाई, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है, ये वाला ऐसे फोल्ड हुआ है ना, और जो क्रीज बनेगा, देखना बच्चों, देखना, पहले अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आए तो बता देना, है ना, बता देना, देखना, है ना, बता देना। तो अभी जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आपको समझ में आया क्या, कि इसी को ऐसे फोल्ड किया गया है, ये वाला पॉइंट अगर आपने ए कहा है, इस पॉइंट को अगर आपने बी कहा है मेरे भाई, तो ये अगर कॉर्नर सी है, ये है कॉर्नर सी, तो हमने बोला कि भाई इसको जब पलटेंगे ऐसे, तो ये जो सी वाला जो पॉइंट है, अभी मैंने दिखाया था ना करके पेज पे, तो ये सी वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, यही वाला पॉइंट पलट के यहां पहुंच जाएगा। यानी ये जो ट्रायंगल है दोस्त, और ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सेम ही ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम, क्योंकि इसी को पलट के ऐसा बनाया था, है ना, देखो ध्यान से फिर से, कि हम लोग के पास ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर था जिसका विड्थ 1 मीटर था। फिर मैंने क्या दिखाया था कि एक कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि ये कॉर्नर इस वाले एज को टच करेगा। देखिए ध्यान से, जब इसने इस एज को टच कर लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब मैंने इसको
नहीं इस तरीके से बनाया तो यहां पे ये क्रीज बनाए, तो यही पॉइंट है वो ए बी, और ये जो पॉइंट था यहां वाला, ये देखो ये सी, ये घूम के यहां पहुंच गया है। तो ये जो ट्रायंगल था, यही ट्रायंगल तो इधर जाके ऊपर चिपका है, यही ट्रायंगल तो ऊपर जाके चिपका है। तो यानी आप देख सकते हैं कि ये जो ए बी सी वाला ट्रायंगल था, यही चिपक गया उधर जाके सी बन गया। क्या यहां तक का डायग्राम क्लियर है? यहां तक का डायग्राम क्लियर है? अगर यहां तक का डायग्राम क्लियर है दोस्त, तो ध्यान से सुनना फिर इसके बाद। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट, है ना, और इस पॉइंट को मैंने बोला है बी, इस पॉइंट को हमने बोला है बी। अगर ये एंगल थीटा है भैया, है ना, अगर ये एंगल थीटा है, तो जो इसको फोल्ड किए हैं, इसे चिपकाए हैं, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि इसी को चिपकाए थे, है ना। तो ये अगर 90 है, तो जब इसको चिपकाए होगे तो ये वाला 90 होगा। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल बतला दिए थे कि कॉन्ग्रुएंट है ना। इसको मान सकते हैं आप सी डैश, इसको सी डैश, सी जाके चिपक गया सी डैश से। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो आपको बतलाने की मुझे जरूरत नहीं है, शायद ये है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ओहो बहुत बर्बाद है। ये वाला क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, चमक गया। यस सर, ये वाला जो लेंथ है, ये है आपका x, है कि नहीं, ये है x, और ये वाला जो लेंथ है, अगर ये टोटल लेंथ 1 है, तो ये टोटल लेंथ यस 1 है, तो ये होगा 1 माइनस एक्स। समझ में आ गई मेरी बात, कि अगर ये लेंथ x है, तो ये लेंथ 1 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि टोटल विड्थ कितना है 1 मीटर, टोटल विड्थ कितना है 1 मीटर। देख लो, अब सुनते हैं, हमें मिनिमम लेंथ ऑफ क्रीज बतलाना है। तो मैं बोल रहा हूं कि ए बी का जो लेंथ है ना, उसको एल मान लिया। ए बी का लेंथ मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये एल मान लिया, एल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा, तो मुझे लग रहा है कि भैया देखिए कॉस थीटा जो आएगा, है ना, कॉस थीटा जो आएगा, सुन लीजिएगा, ये टोटल एक्स है और ये एल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एक्स बाई एल, पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन। दूसरा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसका लिखिएगा कॉस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, है ना, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू देखिएगा बेस, अब यहां पे ये टोटल एक्स था, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, और हाइपोटेनस क्या आएगा, हाइपोटेनस क्या आएगा, जो बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे उनको समझ में आ चुका होगा कि भाई जब इसको ऐसे पलटा था मैंने, तो अगर ये भैया एक्स था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये x था, तो ये वाला भी x ही रहा होगा। क्यों सर? क्योंकि भाई यही तो पलटा है ना, यही तो पलटा है, तो अगर ये x था, तो ये वाली चीज भी क्या होगी, x, और ये है 1 माइनस एक्स, यानी हमारे पास क्या आएगा भैया, ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आएगा। ये दो इक्वेशंस बन गए। अब इसी का खेल है सब। अब तुम चाहो तो l को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो पूरा पूरा, क्योंकि l को ही मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज, पता नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि l को ही करना है, जो भी मिनिमाइज करना हो या मैक्सिमाइज करना हो, मिनिमाइज करना है ना, तो l को ही मिनिमाइज करना है, तो l को या तो आप x के टर्म में लिखो, या l को थीटा के टर्म में, क्योंकि x भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल है ना। तो आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमा, है ना, मैक्सिमम मिनिमा हमें सिंगल वेरिएबल का ही करना होता है, तो यानी l या तो थीटा के टर्म में लिखें या x के टर्म में, मैं दोनों बता देता हूं, है ना। सुनना, हम लोग सबसे पहले x के टर्म में लिखते हैं। x के टर्म में लिखने के लिए इसको देखिएगा, माइनस कॉस 2 थीटा, एंड दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और cos 2 थीटा को आपको लिखना आता ही होगा शायद, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस माइनस को उधर फेंक दो, माइनस को उधर फेंक दोगे तो x माइनस 1 बाई एक्स, और इधर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos थीटा पहले से उठा लो, तो 2x स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 1। चेक कर लीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से आप लिखिएगा तो 2x स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, राइट। यानी यहां से क्या बन रहा है भाई, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब एल स्क्वायर लिखोगे तो मुझे लग रहा है कि एल स्क्वायर आ जाएगा यहां से 2x क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1। तो आप एल को मिनिमाइज करो चाहे एल स्क्वायर को मिनिमाइज करो, बात तो बराबर ही है ना भाई। आप एल को मिनिमाइज करो चाहे एल स्क्वायर को मिनिमाइज करो, बात तो बराबर ही है। तो उसको हमने क्या लिख दिया भाई, एफ एक्स। कुछ गड़बड़ा गया हो तो बता दो।
कुछ गड़बड़ा गया हो तो बता दो, मुझे तो लग रहा है ठीक है या कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ा गया। यहाँ 2x माइनस 2x³ अपॉन कितना है 2x माइनस 1, चेक कर लो। तो आप एल स्क्वायर को मिनिमाइज करो चाहे एल को, बात एक्चुअली तो सेम ही होगी, बात एक्चुअली तो सेम ही होगी, है ना। तो ये fx हो गया। अब क्या करें सर, डिफरेंशिएट कीजिए। लेकिन यहाँ x³ है ना, तो थोड़ा सा लग रहा है कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो fx को आप ऐसे कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए पहले तो यहाँ 2x माइनस 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर 8x³ आ जाएगा। 8x³ में -1 + 1 कर लीजिए बच्चों। तो जब आप 8x³ -1 से सब्ट्रैक्ट करते हुए अलग कीजिएगा तो 1/4 देखते रहिएगा। इसके दो फैक्टर होंगे a³ - b³ में, एक तो होगा 2x - 1 जो नीचे वाले से कट जाएगा, आप समझ रहे हो। इसके फैक्टर्स दो होंगे, एक तो 2x - 1, दूसरा a² मतलब 4x² + b² और -ab, सॉरी +ab, ऐसा। तो जब 2x - 1 वाला कट जाएगा तो यहां बचेगा 4x² + 1 + 2x और +1/2x - 1, है ना। और अब इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो f' कितना आएगा देखिएगा, 1/4 ऑफ 8x + 2, है ना। इसका 1/t का -1/t² बच्चों, और फिर 2x - 1 का 2 आएगा। और इसको इक्वेट कीजिए 0 से, इसको इक्वेट कीजिए 0 से, है ना। तो मुझे लग रहा है देखो 8x + 2 = 2/2x - 1 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा तबीयत खराब करने वाला लग रहा है मुझे, है ना। 2 कटेगा तो 4x + 1 आ रहा है, = 1/2x - 1 का होल स्क्वायर। क्या सही है क्या, यहां तक चेक करना एक बार बच्चों आप लोग भी, क्या यहां तक सही है क्या, यहां तक सही है क्या, एक बार चेक कर लेना। तो f' को 0 कर दिया। अगर सब कुछ सही है यहां तक, तो इसके आगे हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या हिडन ट्रायल से निकल रहा है, नहीं। मतलब ये कुल मिला के ऐसा आएगा इक्वेशन, अगर ये सब सही है तो 4x + 1 × 2x - 1 का होल स्क्वायर = 1। तो यहां से आपको x की वैल्यू हिडन ट्रायल से निकालनी पड़ेगी। क्या कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है क्या मेरे को, x = 0 दिख रहा है अच्छा, तो इसको मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़िया सा बन जाएगा कुल मिला के फिर तो। 4x² - 4x + 1 = 1। तो मतलब ये देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 8x³ है ना, + 4x² - 16x² - 4x + 4x + 1, है ना। देख लो आप एक बार। तो मुझे तो लग रहा है यार कि =1, सॉरी मुझे तो लग रहा है कि ये भी कट गया, है ना। तो 8x³ - 12x² एंड दैट इज = 0, और x² इंटू कितना आएगा ये, हाँ 4 भी बाहर आ जाएगा ना, 4x², तो कितना आएगा 2x - 3, यानी x की वैल्यू 3/2 पे जो मिनिमम है वो आ रहा होगा, है ना। x की वैल्यू 3/2 पे, है ना। तो x की वैल्यू 3/2 रखोगे तो कितना आएगा लेंथ। तो मुझे लग रहा है यार, अरे यार क्या, हाँ तो L² की जो वैल्यू आई थी ना 2x³ अपॉन 2x - 1, है ना, ये आई थी वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27/8, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो भैया। और 2 × 3/2 इज 3 - 1 2, तो ये कट गया। और L की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा कितना, 3 × 9 = 27, 3√3। कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया गया।
यहां पे गड़बड़ा गया है, 16x³ होगा, सही बात है। और यहां पे भी गड़बड़ाया है फिर तो 16x³, यानी कि अगर 4x² निकालेंगे तो यहाँ 4x -3 आ रहा है, यानी x की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी आपकी 3/4। चलो थोड़ा सा देख लेना आप लोग। तो x को 3/4 रखिएगा आप, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, L² = 2 × 3/4, मतलब 3 3 9 3 27, और इधर बनेगा 64, और ये 3/2 - 1 मतलब हाफ, तो ये 32 बार जा रहा है और ये 16 टाइम्स जा रहा है। हाँ तो ठीक आ रहा है, 3√3/4 यही आंसर है ना। ये x में खेल हुआ, ठीक है। तो यहां पे आपका मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरा तरीका भी हम इसमें कर सकते हैं कि x में ना बदल के थीटा में बदल दें, x में ना बदल के थीटा बदल दें। सुनना, x में ना बदल के थीटा में बदलोगे तो हमारे पास फिर से इक्वेशंस तो वही है, cos थीटा = x/l और -cos2 थीटा, cos 180 - 2 थीटा को लिख दिया =1 - x/x। अब इससे x को आउट कीजिए तो कितना आएगा, 1/x - 1, अलग अलग कीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो cos 2 थीटा = 1 - 1/x। भाई मेरे x कितने के बराबर आ रहा है ना, 1 - 1/x कितना आएगा, l cos थीटा। चेक दिस गाइस, 1/l cos थीटा को इधर लाइए, एंड दिस इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। मतलब जो l की वैल्यू आएगी गाइस वो कितनी आएगी, 1/cos थीटा इंटू 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin² थीटा। ये बन रहा है खेल, ये फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन बन रहा है। अब हम लोग बोले कि अगर मुझे l को मिनिमाइज करना है तो इसका मतलब cos थीटा इंटू sin² थीटा को मैक्सिमाइज करना है। इसको क्या करना है, क आकार, उस पे ओ की मात्रा को मैक्सिमाइज करना है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसी को f ऑफ थीटा मान लेते हैं। अब चाहे तो इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं भाई, f' थीटा। आओ भैया, cos थीटा का क्या आ जाएगा, -sin थीटा, तो sin³ थीटा है ना, और फिर sin² थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, ओहो, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यानी इन दोनों से बाहर तो मुझे लग रहा है sin थीटा आ रहा है, और बचा -sin² थीटा और +2 cos² थीटा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, sin थीटा = 0 पे तो कुछ खास बात नहीं आएगी, थीटा 0 पाई भगवान जाने क्या क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा एल, है ना, छोड़ो उसको, है ना। इसकी बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है tan² थीटा 2 आ रहा है, या फिर tan थीटा कितना आ रहा है, √2। तो √2 के कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, है ना। तो l = 1/cos थीटा निकालो, तो tan थीटा का √2 है तो √2/1 है ना ये, तो cos थीटा क्या होगा, 1 अपॉन हाइपोटेनस आएगा √3 इंटू 2 sin² थीटा। sin² थीटा में देखो √2 अपॉन √3 का स्क्वायर आएगा बच्चों। तो अब आप देख सकते हो कि नीचे √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, ये 3 √3 ऊपर चमक जाएगा, और √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक बात है, समझ में आ गई बात। तो आप x में बदल के भी सॉल्व कर सकते हैं, थीटा में भी बदल के सॉल्व कर सकते हैं। थीटा में बदल के सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ा दिमाग और लगा सकता हूं मैं, cos थीटा sin² थीटा में। इसको मैक्सिमाइज करना है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। तो मैं सोच रहा था कि AMGM क्यों ना लगा लें, लेकिन AMGM में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई, कि cos का पावर एक बार आ रहा है, sin का पावर 2 बार आ रहा है, मतलब AMGM लगाते वक्त sin अगर 2 बार आ रहा है तो cos एक बार आना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा ऐसा। यानी cos ज्यादा आना चाहिए, sin कम आना चाहिए, नहीं।
कॉस कम आना चाहिए, साइन ज्यादा आना चाहिए, यस, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। और ये जीएम में बनना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम होगा, जीएम की साइड आएगा तो मैक्सिमम होगा। तो अगर आपने मेरे से सीक्वेंस सीरीज पढ़ा होगा या मैक्सिमम मतलब सॉरी एम जीएम पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था कि जब भी इस तरह की चीज को मैक्सिमाइज करोगे, जैसे ये जीएम की साइड आएगा प्रोडक्ट में, तो एम की साइड कांस्टेंट बनना चाहिए। अब एम की साइड कांस्टेंट कॉस थीटा और साइन थीटा में कैसे बना सकते हैं, तो एक ही है ना, आइडेंटिटी जो मतलब हर एक चाय के थड़ी पे भी डिस्कस होती है, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब स्टार्ट तो वही करना पड़ेगा बट कॉस का पावर कम चाहिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख दो, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा 2 बार लिखना पड़ेगा, और लिखना साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो हम इसको क्या करते हैं, तोड़ दें, साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके सर। और एम जीएम के हिसाब से दिस अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 4, और 3 टर्म्स है तो पावर 1/3 चमकेगा। अब आप बच्चों को अगर समझ में आ गया हो तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये 1/3 ही रहेगा, और इस क्यूब को इधर लाइएगा तो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब, दैट इज 1/27, 4 ऊपर जाएगा, थीटा गायब होगा इसका, तो मेरे ख्याल से cos कर दो ना, cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए ना अल्टीमेटली, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, स्क्वायर रूट कर लोगे तो 2/3√3, ओहो निकल गया मैक्सिमम। अब अगर ये मैक्सिमम निकल गया cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो जैसे ही यहां मैक्सिमम डालिएगा तो L की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्या है ना, देखो कहां गया भाई, 2/3√3, तो नीचे 2/3√3 डालोगे, एक 2 और है, तो L की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3√3/4, तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं आप। मतलब कुल मिला के इस सवाल ने पक्का कर दिया कि आंसर तो 3√3/4 ही होगा, है ना, फिर भी कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। चलिए, ऐसा हमारा स्लांट हाइट वाले में भी बना था, है ना, वो जो स्लांट हाइट वाला जो पहला सवाल कराया था, तो वहां भी ये लगा सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद एक सवाल था, पॉइंट पी इज गिवन ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1, कॉर्ड क्यू आर इज पैरेलल टू टेंजेंट एट पी, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, उसका भी आंसर यही है 3√3/4। पूछना है किसी को तो पहले बतला दीजिए, है ना, मतलब कुछ ऐसा था सवाल कि जो P का टेंजेंट है, P हमने मान लिया टॉप मोस्ट पॉइंट ही है ना, वो QR के पैरेलल है, ऐसा कुछ दे रहा, तो हमें इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया बतलाना है ना, ये जो पॉइंट है ये P है, और P पे जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू दिस QR, ऐसा, यस द आंसर इज 3√3/4। तो मेरे ख्याल से किसी का डाउट है नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं ना, एरिया निकालो मैक्सिमाइज करो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट लिख दिया आप सभी बच्चों ने, ठीक है ना, 3√3/4, यस द आंसर इज गोइंग टू बी 3√3/4। देख लो, पूछना हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो मान लेते हैं अब ये हो ही गया होगा। फिर उसके बाद है फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a given right circular cone of height h, है ना, और गाइज इसका जो आंसर आ रहा है वो है h/3, h/3। तो इन दोनों में से कोई पूछना हो तो बता दीजिए, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, ना, सेकंड वाले का 3√3/4 और लास्ट वाले का h/3, ठीक है, नो सवाल। चलिए, तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने डाउट लिखा नहीं है, या तो बच्चे सो गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
नेक्स्ट हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, आधे घंटे बाद आ गया। कुछ बच्चों का थर्ड वाला आ गया है आधे घंटे के बाद डाउट। इसे बोला कि फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर, सॉरी, फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a given circular cone of height h। तो भाई अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो एक कोन बनाए। तो पहले तो एक कोन बना दिया भैया, देखिए आप ध्यान से, ऐसा कोन बना दिया। और इस कोन में क्या बोल रहा है, इस कोन में क्या बोल रहा है कि इसका जो हाइट है शायद ये दिया हुआ है, फिक्स है। हाँ नहीं मतलब रेडियस भी फिक्स होगा बट हम लोग बोलेंगे क्या कि दिया हुआ हाइट है ना। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर और मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कुलर कोन, मतलब ये फिक्स है। इसका हाइट दिया हुआ है h है ना, मतलब ये वाली चीज h है। ये भी फिक्स ही है बट ये दिया हुआ नहीं है ना, इसको हमने कुछ मान लिया, r मान लेते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमें क्या करना है कि एक सिलेंडर इंस्क्राइब करना है। तो अगर मैं सोचूं इंस्क्राइब करें सिलेंडर, तो कुछ ऐसा सिलेंडर इंस्क्राइब होगा, इंस्क्राइब तो करना पड़ेगा ना ऐसा कुछ। आपको भी सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, कि ऐसा कुछ राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब होगा इसके अंदर। देखो आप, ये होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर इसके अंदर इंस्क्राइब, है ना। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो जो मैं कोन के डायमेंशन हैं उसको स्मॉल एच स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो इस सिलेंडर के हैं उसको मैं कैपिटल आर और कैपिटल एच से कर रहा हूं। तो कुछ ऐसा इसका वॉल्यूम आएगा, है ना, इसका वॉल्यूम ऐसा कुछ आएगा। तो बच्चों ये आर है और ये वाली चीज एच है, ये वाली चीज एच है ना। थोड़ा पेन बदल देता हूं अब, है ना, सुनना ध्यान से। तो अगर ये आर है और ये वाला एच है, सुनना ध्यान से, तो अब आप देखना दो तरह के ट्रायंगल आपको मिलेंगे जो सिमिलर दिखेंगे। एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल। भाई ये सिमिलर ट्रायंगल हाइपोथेसिस को फॉलो करने वाले हैं। क्या फॉलो करने वाले हैं, सिमिलर ट्रायंगल हाइपोथेसिस को फॉलो करने वाले हैं। तो अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर सिमिलर खेल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस हाइट जो कि निकलेगा टोटल कैपिटल एच और माइनस स्मॉल एच से, अपॉन द बिगर हाइट इज स्मॉल एच, दिस इज इक्वल टू दिस रेडियस अपॉन दिस रेडियस, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल, इट इज क्लियर फॉर ऑल, है ना। और मुझे क्या निकालना है, आर इज वेरिएबल, आर इज वेरिएबल, तो मुझे क्या निकालना है एच के टर्म में। तो मैं क्या कह रहा हूं, कैपिटल एच इज आल्सो वेरिएबल। दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से वैसे तो। अच्छा एच फिक्स है ना, हाँ तो ठीक है ना, एच स्मॉल एच तो फिक्स है। मैं फिर से थोड़ा, तो कैपिटल आर कितना है, स्मॉल एच लिख लो ना यार, बेटर रहेगा। तो इसको लिखो 1 माइनस कैपिटल आर ही हटाते हैं, चलो हटाओ। कैपिटल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन एच इंटू स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, ऐसा आएगा, देख लो। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कितना आएगा, पाई, और आर स्क्वायर करोगे तो स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। बच्चों एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना, एक चीज ध्यान सुन लीजिएगा, यहाँ कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। यहाँ पे सिंपल है कि स्मॉल आर और स्मॉल एच, यानी ये वाला आर और ये वाला एच फिक्स है, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन फिक्स है, तो कैपिटल एच इज द ओनली वेरिएबल। तो इसको मैं डीवी अपॉन डी एच कर रहा हूं। तो जैसे ही इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये जो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है तो कांस्टेंट है, इसको तो बगल में रखिए, बगल बाजू। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 2 टाइम्स एच माइनस एच इंटू इसका एक आएगा -1 इंटू कैपिटल एच, है ना, ऐसा कुछ आएगा, और प्लस प्लस इसका फुल स्क्वायर बाहर ही रहेगा, और कैपिटल एच का 1, दिस इज इक्वल टू 0 करो बच्चों।
तब आप देख सकते हो कि ये साइड राइट साइड भेज सकते हो, इसमें से एक बाहर आ रहा है h माइनस कैपिटल H, तो यहां क्या बचेगा -2h प्लस h माइनस कैपिटल H इक्वल टू 0। अच्छा, ये कोई बोले सर ये 0 हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि h माइनस कैपिटल H को 0 करोगे तो ये हाइट और ये हाइट सेम हो जाएगी, मतलब ये सिलेंडर की जगह पता नहीं लाइन बन जाएगा फिर तो ऑफ कोर्स वो तो 0 वॉल्यूम लेगा, तो यानी ये तो मिनिमम के लिए, इसको तो हटा देते हैं। यहां से देखिएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से h इक्वल टू 3h आ रहा है, यानी कैपिटल H कितने के बराबर आएगा भैया, h/3। बोर्ड देने वाले ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं ना, डबल डेरिवेटिव वगैरह करके, है ना। तो अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। बोलोगे क्या है सर इसमें, कुछ नहीं, छोटी सी बात है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक कर्व है आपका y इक्वल टू fx, और एक पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट जिसको मैं कह रहा हूं a, जिसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल a कॉमा स्मॉल b। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के सवाल आते ही आते हैं, जेई मेन में आ जाए, जेई एडवांस में आ जाए, बिल्कुल आ जाएंगे, है ना। तो हम लोग देखिए, एक कर्व है y इक्वल टू fx और एक पॉइंट है a, और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है ना, इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है जिसको हम लोग p बोल रहे हैं, जिसको x, fx बोल सकते हो, है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि जो AP डिस्टेंस है ना, AP डिस्टेंस देखना ध्यान से, AP डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए आता है दोस्त, इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए आता है AP डिस्टेंस। तो आप देख रहे हो ना कि P तो इसके ऊपर वेरिएबल पॉइंट है, तो AP डिस्टेंस इधर 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 जाएगा, घूमेगा। आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना, कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो AP डिस्टेंस है भाई, ये तो इधर ऐसे घूमेगा ना कर्व के हिसाब से। तो अब क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि जो AP है इसका मैक्सिमम या मिनिमम, देख रहे हैं ना, AP अलग अलग वैल्यूज दे रहा है, P चेंज होने पे A फिक्स है, तो P चेंज होने पे AP अलग अलग वैल्यूज दे रहा है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो हम लोगों से बहुत बार बोला जाता है कि भाई ये जो AP है ये मिनिमम या मैक्सिमम, जरूरी नहीं कि मिनिमम या मैक्सिमम दोनों हो, कोई एक भी हो सकता है ना। तो कोई बोलता है कि AP मिनिमम या मैक्सिमम हो, तो उस कंडीशन में जब AP मिनिमम मैक्सिमम होता है तो AP इज नॉर्मल टू द कर्व। जब भी AP मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो हमेशा AP इज गोइंग टू बी नॉर्मल टू द कर्व। ऐसी चीज हम 2D में देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना, सर्कल के साथ। आपको याद होगा कि जब हम सर्कल के साथ खेलते थे और बोलते थे कि भाई एक पॉइंट है और सर्कल है, तो इस सर्कल से इस पॉइंट का या इस पॉइंट से सर्कल का मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंसेस बतलाओ, तो हमें क्या सिखाया जाता था भाई, कि भाई हमें इस पॉइंट से जोड़ते हुए इधर ले जाना होता था। याद है कि अगर कोई बोलता था एक पॉइंट एक सर्कल है, इस पॉइंट से सर्कल का मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बतलाइए, तो हम लोग क्या करते थे कि इस पॉइंट से इसके सेंटर को ज्वाइन करके आगे बढ़ाते थे, कुछ ऐसा, इसके सेंटर से पास कराते हुए आगे बढ़ाते थे। और अगर इसको ए बोल रहे हैं और इसको हमने पी बोला, इसको क्यू बोला और इसको सी बोला सेंटर को, है ना, तो याद कीजिए हम लोग फिर बोलते थे क्या कि ये जो एपी है ये मिनिमम होगा और ये ए क्यू मैक्सिमम होगा। तो आप अगर थोड़ा ध्यान से समझे होंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आया होगा कि आपने जो लाइन बनाई है वो लाइन इस सर्कल पे नॉर्मल है। हालांकि वहां पे हम ये लॉजिक नहीं देते थे नॉर्मल वाला, वहां पे तो हम आपको स्केल से नपा के काम करा देते थे कि भाई देखिए बिल्कुल सिमेट्रिक डायग्राम है, कोई दूसरी लाइन बनाइएगा, कोई भी दूसरी लाइन बनाइएगा तो आप यहां से यहां स्केल रख के नाप लीजिए, यहां से यहां रख के नाप लीजिए, आपको दिख जाएगा कि ये लेंथ इस वाले लेंथ से बड़ा लेंथ है। और ऐसे स्केल रख के इधर भी नपा देते थे भैया कि ये वाली चीज जब नापिएगा और ये वाली जो चिप नापिएगा तो ये छोटा आएगा इससे, है ना। तो सर्कल में तो हमने आपको स्केल से समझा दिया था भाई, नाप नाप के, और ये डायग्राम से सेल्फ एविडेंट था, तो इसलिए कभी कुछ ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब कोई भी रैंडम करवा सकता है, नॉट नेसेसरली सर्कल। तो वहां पे जब रैंडम कर्व आ रहा है और एक पॉइंट है और एक कर्व है और फिर से आपको मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बातें करनी है, तो कैसे बात करोगे, अब उसको सेंटर से ज्वाइन करके एक्सटेंड करोगे, भाई सेंटर कहां ढूंढोगे भाई, सेंटर कहां ढूंढोगे। तो फिर उस केस में हमें ध्यान रखना है कि हम लोग बोले मिनिमम मैक्सिमम तभी होगा जब वो एपी जो है वो नॉर्मल होगा ऑन द कर्व। एपी क्या होगा, नॉर्मल होगा। कैसे आता है उस पर भी बात कर लेंगे ना, एपी कैसे आता है उस पर भी बात कर लेंगे। तो लिखिएगा पहले, लिखिएगा पहले, लेट कैपिटल ए कॉमा बी बी ए फिक्स पॉइंट, लेट कैपिटल ए कॉमा बी, ऐसे लिख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, लेट कैपिटल ए कॉमा बी बी ए फिक्स पॉइंट and capital P x comma f x be a variable point on the curve
let capital A comma B be a fixed point, let capital A comma B be a fixed point, and capital P x comma fx and capital P x comma fx be a variable point, and capital P x comma fx be a variable point on the curve y equal to fx, and capital P x comma fx be a variable point on the curve y equal to fx, and capital P x comma fx be a variable point on the curve y equal to fx. Then the distance AP is maximum or minimum. Then the distance AP is maximum or minimum if AP is. Then the distance AP is maximum or minimum if AP is normal to the curve. Then the distance AP is maximum or minimum if AP is normal to the curve. ठीक है भाई, तो एपी जब नॉर्मल होगा कर्व पे तभी ये मैक्सिमम मिनिमम होगा। कैसे होगा उस पर बात कर लेते हैं ना। यहां से हम लोग एपी स्क्वायर निकाल लेते हैं, एपी स्क्वायर, और एपी स्क्वायर को हम कुछ नाम दे देते हैं, है ना। एपी स्क्वायर को हम बोल देते हैं भैया जेड। एपी स्क्वायर को हमने क्या बोल दिया, जेड। तो जेड किसके बराबर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलेगा, एपी स्क्वायर निकालना है ना, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, एफ एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आएगा डिस्टेंस एपी स्क्वायर। तो तुम एपी को मैक्सिमम मिनिमम करो या एपी स्क्वायर को मैक्सिमम मिनिमम करो, बात इक्को ही है ना, सेम गल। तो हम लोग बोले कि अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो भाई dz अपॉन dx क्या आएगा, 2 टाइम्स x माइनस ए, और यहां भी 2 टाइम्स आएगा लेकिन 2 कॉमन ले लिया मैंने पहले ही, एफ एक्स माइनस बी इंटू एफ एक्स का एफ डैश एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया है ना, ए और बी कांस्टेंट है तो ऐसा आ जाएगा। नेसेसरी कंडीशन क्या कहता है, नेसेसरी कंडीशन कहता है कि मैक्सिमम या मिनिमम के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए dz अपॉन dx को 0 होना पड़ेगा, dz अपॉन dx को 0 होना पड़ेगा। जैसे dz अपॉन dx को 0 कीजिएगा तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स माइनस बी इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस ए। भाई एक्स माइनस ए से भाग दे दीजिए, तो एफ एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू भैया आ गया -1। इसको पढ़िए, है ना। अब बोलोगे सर पढ़ना कहाँ आता है, बहुत बढ़िया बेटा। तो हम लोग बोले क्या कि इसको थोड़ा पढ़िए, इसको पढ़िए और समझिए क्या है ये। तो भाई ये जो एफ डैश एक्स है ये तो टेंजेंट का स्लोप हुआ उसी पॉइंट पे। तो हमने बोला कि भाई एफ डैश एक्स है ना, अच्छा तो बनाते हैं टेंजेंट। देखो आप टेंजेंट बना दिया, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, पी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हो गया एफ डैश एक्स। और ये जो बगल वाला है, ये जो बगल वाला है, नहीं जान मारने वाला नहीं, ये वाला, ये क्या है, ये एफ एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, यानी कि ये तो एपी का स्लोप हुआ ना भाई। तो एपी का स्लोप ये है और ये टेंजेंट का स्लोप है, दोनों का प्रोडक्ट -1 है। तो ये इक्वेशन चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ये इक्वेशन चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भैया कि ये 90 डिग्री है। अगर आपके कान में नहीं जा रही है बात तो चेक कीजिए कहीं गोबर ओवर ना चिपका हो। तो हम लोग बोल सकते हैं m1 m2 -1, तो यानी कि ये एंगल 90, और जो बात कह रहे थे 100% निकल के आ रही है कि ये नॉर्मल होना पड़ेगा कर्व पे। क्या क्लियर है, हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली भैया कि एक पॉइंट और एक कर्व के बीच का डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम कब होगा। तो हम लोगों ने कि अब देखो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कर्व कैसा है, पॉइंट किधर की तरफ है, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। लेकिन जो भी होगा मिनिमम या मैक्सिमम से तो वो नॉर्मल ही होना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक पॉइंट एक कर्व की बात। दूसरी बात क्या आती है भाई कि दो कर्व अगर हैं, दो कर्व के बीच में बहुत सारे सवाल आप देखोगे जे मेन जे एडवांस ने पूछे हैं, जिसमें दो कर्व के बीच में बोलेगा मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बतलाओ। एक पॉइंट और एक कर्व के बीच में तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पूछता ही है ना, कि बोल देगा कि भाई बताओ कि कौन सा पॉइंट इस कर्व के सबसे नजदीक है, सबसे दूर है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आए आप समझ लेना कि भाई नॉर्मल वाला खेला खेलना है अपने को, है ना। अब कभी कभी आ जाता है कि भाई दो कर्व के बीच का मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बतलाइए। तो जब दो कर्व के बीच का मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस अपन से पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस दो कर्व का विल बी लाइंग अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। दो कर्व का मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी बात कर ले ना,
दैट विल बी लाइंग अलोंग द कॉमन नॉर्मल। अब बोलोगे ये कैसे हुआ सर, सुनना, एक पॉइंट इस पे मूव कर रहा होगा, एक पॉइंट इस पे मूव कर रहा होगा, ये चाहेगा कि इधर से मैक्सिमम या मिनिमम दिखे या उधर से मैक्सिमम या मिनिमम दिखे, तो जब आप इधर से सोचोगे तो उधर नॉर्मल बनना चाहिए, और जब उधर से सोचोगे तो इधर नॉर्मल बनना चाहिए, और दोनों बातें सत्य होनी चाहिए। तो जब दोनों बातें सत्य होनी चाहिए तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, है ना। अभी दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि उस पॉइंट के रेफरेंस में, उधर वाले पॉइंट के रेफरेंस में जब इधर से सोचोगे तो इधर नॉर्मल, और इधर सोचोगे तो उधर नॉर्मल होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो बहुत सारे ऐसे सवाल मिलने वाले हैं जेईई मेंस जेईई एडवांस में जिसमें दो कर्व के बीच में, और आ जाता है, अक्सर आ जाता है सवाल, बस कर्व चेंज करेगा सवाल बदल देगा। तो दो कर्व के बीच का मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए आता है, तो कहां कैसे, तो द मिनिमम एंड मैक्सिमम जो होता है दैट इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, दैट इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो जाए। अब बोलोगे सर कैसे धोखा हो जाए, डरिए डरिए ना और डरिए। तो धोखा कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा होगा और आपसे मिनिमम पूछ रहा होगा, तब आप लगे होंगे पंचायती में कि कॉमन नॉर्मल वह बना लेते हैं सर। तो हम लगे अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है और मिनिमम डिस्टेंस चाहिए भैया, तो सीधा जीरो आंसर है, क्योंकि जहां काट दिया वही तो मिनिमम हो गया ना। तो लिखिएगा नोट करके एक पॉइंट, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, the minimum and maximum distance between two curves lies along, the minimum and maximum distance between two curves lies along, the minimum and maximum distance between two curves lies along their common normal, lies along their common normal, the maximum and minimum distance between the two curves lies along their common normal. But if two curves intersect each other, but if two curves intersect each other, but if two curves intersect each other, then the minimum distance, but if the two curves intersect each other, then the minimum distance between them is 0. But if the two curves intersect each other, then the minimum distance between them is 0. क्लियर है भैया? क्लियर है तो फिर क्वेश्चन पे आएंगे भाई। A straight line passes through 3, 0 and 0, 4. The point capital A lies on the curve y equal to 2x minus x square. Find the coordinates of A such that the distance of A from the line is least, है ना। ए पॉइंट जो है वो इस पैराबोला या कर्व पे मूव कर रहा है और हमें बतलाना है ए का कोऑर्डिनेट सच दैट कि उसका डिस्टेंस उस लाइन से क्या हो, लीस्ट हो, है ना। करके देखिए फटाफट से। सॉरी यार वो कोई आ गया था तो उससे थोड़ी सी बात होने लग गई, है ना। चलिए देखते हैं सवाल को, काफी लंबा वेट हो गया लगता है। A straight line passes through 3, 0 and 0, 4 and the point A lies on the curve y equal to 2x minus x square, है ना। Find the coordinates of A such that
द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द लाइन इज लीस्ट। आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, आप सभी का मेरे ख्याल से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा? डबल डॉट क्यों डाल रहे हो भाई? मेरे ख्याल से तो आ ही रहा है। कुछ बच्चे डॉट डबल डॉट डाल रहे हैं, देखिएगा। एक स्ट्रेट लाइन है जो 3,0 और 0,4 से पास कर रहा है। 3,0 और 0,4 से पास कर रहा है। बहुत खुश है बेटा। 3,0 0,4 से पास कर रहा है और एक कर्व है आपका y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसा कुछ एक कर्व है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे पास कर रहा है और इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है a, कहीं भी हो सकता है ना। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है a और सिंस द कर्व इज y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें आप पैरामीट्रिक भी खेल सकते हैं। पैरामीट्रिक कैसे खेल सकते हैं कि a के कोऑर्डिनेट को आप ले सकते हैं, है ना। a को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। a के कोऑर्डिनेट को हम लोग ले सकते हैं दोस्त t कॉमा 2t माइनस टी स्क्वायर। अरे यार, a के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या ले सकते हैं, t कॉमा 2t माइनस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ ले सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज। तो ये कॉमन नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये मिनिमम डिस्टेंस है तो बच्चों ये कॉमन नॉर्मल होना चाहिए। तो अगर ये नॉर्मल है तो यहां तो 90 डिग्री है ही, यहां भी 90 डिग्री बनना चाहिए। यहां 90 डिग्री बनना मतलब यहां पे टेंजेंट बनेगा जो पे 90 डिग्री ये बनेगा। समझ गए बात? यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी पड़ेंगी क्योंकि ये लाइन है और ये इस पे ही परपेंडिकुलर, इस पे ही परपेंडिकुलर, मतलब इसको पैरेलल होना पड़ेगा। मतलब यहां जो टेंजेंट का स्लोप होगा, ये समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? हम लोगों ने एक पॉइंट ए है t कॉमा 2t माइनस टी स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा कि यहां पे जो टेंजेंट है ना, और ये जो लाइन है ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल है, ये 90 है इधर और इधर भी 90 है, तो ये दोनों पैरेलल होगा कब, जब इधर का स्लोप निकालो। तो dy बाई dt लिखोगे तो 2 माइनस टी स्क्वायर का 2t है ना, नीचे dx बाई dt 1, और इधर से स्लोप कितना आ जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3, यानी कि माइनस 4/3। तो मुझे लग रहा है 1 माइनस टी आ जाएगा आपका माइनस 2/3। कुछ गड़बड़ा गया क्या? देख लो। तो t की जो वैल्यू आएगी है ना, t की जो वैल्यू आएगी दोस्त, दिस इज गोइंग टू बी 5/3। और t अगर इसका 5/3 आ गया है ना, तो y कोऑर्डिनेट निकाल लो आप, 10/3 माइनस 25/9, मतलब 5/3 कॉमा 5/9। क्लियर है? तो बोले सर मिनिमम ही क्यों है तो मैक्सिमम नहीं है इसलिए मिनिमम है, क्योंकि मैक्सिमम के लिए तो आप डिस्टेंस देख सकते हो ना, बढ़ता जा सकता है, इंफिनिटी जा सकता है, इंफिनिटी, इधर भी और इधर भी। तो यानी यहां पे जो आया होगा वो लोएस्ट डिस्टेंस ही होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए एक और सवाल लिखिएगा। फोर पॉइंट्स ए -2,3 बी -1,1 सी x0, y0 and d 2,7 lie on parabola y equal to ax square plus bx plus c। lie on parabola y equal to ax square plus bx plus c। find the coordinate of c, find the coordinate of c such that area of quadrilateral
ABCD इज ग्रेटेस्ट। है ना, करके बताएं। अटक रहा है यार, मुझे तो ठीक दिख रहा है। क्या सही में अटक वटक रहा है क्या? नहीं ना, ठीक। हाँ भाई, चलिए देखते हैं इस सवाल को, है ना। ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ है ये किस खुशी में दिया हुआ है भाई? तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये 3 पॉइंट इस ए बी सी की वैल्यूज को निकालने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि बोल रहा है ना कि ये -2,3 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 रखो, y की वैल्यू 3 और x -2 यानी कि 4a - 2b + c, एक इक्वेशन ये बनेगी। फिर दूसरा -1,1 तो यानी इधर 1 और इधर कितना आएगा a - b + c। और फिर इसका तीसरा जो आएगा 7 और इधर आएगा भैया 4a + 2b + c, है ना, ये तीसरा बनेगा। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, a भी 1 आ जाएगा, b भी 1 आ जाएगा और c भी 1 आ जाएगा, तीनों की तीनों वैल्यूज 1 आ जाएंगी, है ना, तीनों की तीनों वैल्यूज 1 आ जाएंगे। मतलब ये जो पैराबोला है ये तो निकल के आ गया भाई, y = x² + x + 1 ऐसा आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो पैराबोला x² + x + 1 है ये तो ऊपर ऊपर की साइड ही रहेगा, और इसका जो वर्टेक्स होगा वो -½ मतलब ऐसा कुछ होगा, देख लो इस तरह का पैराबोला होगा, है ना। इसका वर्टेक्स होगा -½ और y कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिएगा, निकालना हो तो, बाकी जरूरत नहीं है। a की वैल्यू है -2,3, मतलब एक पॉइंट है a इसके ऊपर -2,3 इधर कहीं, सुनते रहिएगा। b पॉइंट है -1,1, है ना, b पॉइंट है -1,1 इधर कहीं आएगा। c पॉइंट नहीं पता है हाँ, लेकिन d पॉइंट पता है। d पॉइंट क्या है 2, अबे कहां रह गए, बैठ गया। d पॉइंट है आपका 2,7 इधर कहीं, बना लेना। अब बोल रहा है कि जो ABCD है ये हमें बनाना है ना, ABCD, तो भाई ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, और C पॉइंट इधर कहीं होगा, मान लीजिए ऐसा, और ये ऐसा आ गया, आप समझ रहे हो। तो ये पॉइंट हो गया C और ये ABCD आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल। अब इसका एरिया ग्रेटेस्ट चाहिए, बिल्कुल सही आप लोग आंसर, बिल्कुल सही आप लोग आंसर। तो इसका एरिया चाहिए भैया ग्रेटेस्ट, है ना, इसका एरिया चाहिए ग्रेटेस्ट। सुनना ध्यान से, ABC का एरिया तो फिक्स है, सॉरी ABD का एरिया तो फिक्स है, दिस पार्ट ऑफ द एरिया इज फिक्स्ड। क्यों भाई, A फिक्स है, D फिक्स है, B फिक्स है, तो तीनों फिक्स हो गया, तीनों क्या हो गया, फिक्स हो गया। ओके सर, तो आप BCD का ही एरिया चेंज करोगे तभी उससे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो मैक्सिमाइज करोगे या वेरिएबल आएगा, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे BCD की एरिया के बारे में बात करना है तो बच्चों एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि BD तो फिक्स है BD का लेंथ तो चेंज नहीं करना है, तो BD का लेंथ चेंज नहीं करना है तो क्या चीज वेरिएबल है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब हाफ तो चेंज होने से रहा, है ना, और बेस भी फिक्स हो गया, तो यानी ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसी को तो मैक्सिमाइज करना होगा, ये जो हाइट है इसी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और अगर इस डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है, दो कर्व है, एक लाइन और एक पैराबोला, तो अगर इस डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो कर्व के बीच में मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंसेस आर अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल्स। तो मैक्सिमाइज करना है तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग, यानी कि इधर तो नॉर्मल हो गया तो इधर भी नॉर्मल होना पड़ेगा भाई। इधर नॉर्मल होगा मतलब यहां भी 90 डिग्री बनेगा, यहां भी 90 डिग्री बनेगा। मतलब इस पॉइंट को अगर मैंने मान लिया, सपोज कर लो x, x² + x + 1, तो मेरे को लगता है कि यहां पे जो टेंजेंट का स्लोप है जो कि डायरेक्टली दिख रहा है 2x + 1, और ये लाइन का स्लोप हैज टू बी सेम, तो लाइन का स्लोप निकाल लो 7 - 1 6 अपॉन 2 - 1 1 3, तो ये 2 टाइम्स, यानी x की वैल्यू आ रही है हाफ। और x की वैल्यू दोस्त अगर हाफ आ रही है तो ये मेरे ख्याल से 3/2 6/4 7/4 ये आ रहा है। आपको बोले सर ये मैक्सिमम ही क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियस है ना मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप थोड़ा सोचो कि अगर इस पॉइंट को मैं घुमाते घुमाते, है ना, इस पॉइंट को मैं अगर घुमाते घुमाते इस पॉइंट को बी की तरफ ले जाऊं तो एरिया 0 हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया, और डी की तरफ ले जाऊं तो भी 0 हो जाएगा, यानी कि डी पे 0
और इधर लाओगे तो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर एक्चुअली आगे चल के घट जाएगा जीरो की तरफ। यानी कि क्या हो रहा है कि 0 to 0 जा रहा है, तो 0 to 0 अगर जा रहा है तो ऐसे जा रहा है ना कि पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं बीच में क्या आया होगा, मैक्सिमम। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया मैक्सिमम होगा। क्लियर है क्या? है ना। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा आप लोग। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई एक्सप्रेशन दिखा रहा है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x2 का होल स्क्वायर। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ई, है ना। x1 x2 आर रियल नंबर्स, है ना। अब रियल नंबर्स में जो भी रेस्ट्रिक्शन होगा वो फॉलो करेंगे, है ना। जैसे x2 0 नहीं हो सकता है, x1 जो है वो माइनस रूट 2 से रूट 2 होगा, है ना। तो ये रेस्ट्रिक्शंस अपने आप फॉलो करेगा। तो इसको भी घर पे आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गाइस सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर डेरिवेटिव और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गाइस, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको पता है, लेकिन उसको थोड़ा सा मुझे फिर से, है ना, डिफाइन करना है। ठीक है ना। देखिएगा, किसी भी पॉइंट x इक्वल टू x नॉट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब कहते हैं? सुनना ध्यान से। किसी भी पॉइंट x इक्वल टू x नॉट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब कहते हैं? तो मैंने कहा कि x इक्वल टू x नॉट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब कहेंगे जब ये कुल मिला के तीन बातों को सेटिस्फाई करेगा। पहला, fx शुड बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x नॉट। तीन चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए दोस्त। दूसरा, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ tangent line at x equal to x नॉट। और तीसरा, कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ मस्ट चेंज अबाउट x इक्वल टू x नॉट। अगर कोई भी पॉइंट निकलेगा, कैसे ये पॉइंट, वो बात की बात है। पहली चीज, निकलेगा कब ये पॉइंट, कैसे ये पॉइंट, वो बात की बात है। लेकिन पहली चीज कि किसी भी पॉइंट x इक्वल टू x नॉट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तभी कहेंगे जब ये तीन बातें सेटिस्फाई करेगा। पहला, कि द फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x नॉट, मतलब x इक्वल टू x नॉट में फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। दूसरा, फंक्शन को वहां पे टेंजेंट लाइन होना चाहिए। मैं डिफरेंशिएबल नहीं बोल रहा हूं, डिफरेंशिएबल है तब तो टेंजेंट लाइन होगा ही होगा। बट ऐसा हो सकता है कि फंक्शन ना डिफरेंशिएबल हो फिर भी टेंजेंट लाइन हो, जैसे कि वर्टिकल टेंजेंट। याद होगा आपको कि वर्टिकल टेंजेंट के लिए मैंने बताया था कंडीशन कि आरएसडी एलएसडी दोनों या तो इंफिनिटी जाए या दोनों माइनस इंफिनिटी जाए। तो बेटा आरएसडी एलएसडी फाइनाइट होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं टेंजेंट लाइन कह रहा हूं तो अगर डिफरेंशिएबल है तब तो डेफिनेटली टेंजेंट लाइन हो गया, बात खत्म हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता हो कि टेंजेंट लाइन हो लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। एग्जांपल क्या है आपका? वर्टिकल टेंजेंट। तो हम लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे, डिफरेंशिएबल भी चलेगा
है ना। लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल में एक केस में हो सकता है, कौन सा, जब वर्टिकल टेंजेंट आ जाए। कल एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस, दूसरा टेंजेंट लाइन आना चाहिए, और तीसरा ऑफ कोर्स कॉन्केविटी चेंज होना चाहिए, नहीं तो फिर काहे का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो लिखिएगा अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, a point x equal to x naught on the curve y equal to fx, a point x equal to x naught, a point x equal to x naught on the curve y equal to fx is said to be, a point x equal to x naught on the curve y equal to fx is said to be, is said to be point of inflection, is said to be point of inflection if तीन पॉइंट्स लिखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इफ फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट थर्ड। A point x equal to x naught on the curve y equal to fx is said to be point of inflection if first second third। लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। ग्रेट। अब बात आती है कि चलिए भैया ये तो समझ में आ गया कि x इक्वल टू एक्स नॉट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब कहेंगे। तो अगर x इक्वल टू एक्स नॉट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब कहेंगे, ये अगर समझ में आ गया है तो भैया ये पॉइंट निकलेगा कैसे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है कि कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। कॉन्केविटी कहां से पता चलता है, डबल डेरिवेटिव से। आपने अगर देखा हो तो हम लोगों ने बात की थी कि अगर डबल डेरिवेटिव है ना, इफ d2y अपॉन dx2 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इंप्लाइज ग्राफ इज कॉन्केव अप, है ना, ग्राफ इज कॉन्केव अप। एंड इफ d2y अपॉन dx2 लेस देन 0, this implies graph is concave down, है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉन्केव अप है और नेगेटिव है तो ग्राफ कॉन्केव डाउन है। ये चीज हम समझते हैं ना, और नहीं समझते तो लिख भी दिया है ना। अब सुनिएगा, कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब कि वहां डबल डेरिवेटिव में कुछ बदलाव होने वाला है, कि कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन होगा या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप होगा। तो यानी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, है ना, समझते हुए सुनिएगा कि हम लोग बोल रहे हैं कॉन्केविटी चेंज होना चाहिए। तो अप से डाउन हो रहा है मतलब d2y/dx2 प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है। तो कोई भी चीज अगर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो रही है तो सिर्फ दो ही तरीके से हो सकती है, या तो वहां पे डबल डेरिवेटिव जीरो होते हुए प्लस से माइनस की तरफ जाए या माइनस से प्लस की तरफ जाए, जीरो हो सकता है ना, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट मतलब उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव या इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो यानी हम वो x इक्वल टू एक्स नॉट वाले पॉइंट्स निकालेंगे कैसे, सुनिएगा। तो हम लोग बोलेंगे एट ऑल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एट ऑल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट, इक्वल टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जब कभी भी कॉन्केविटी का चेंज हो रहा होगा तो बच्चों डबल डेरिवेटिव या तो 0 होगा या फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा होगा। मतलब वहां पे आपको सबसे पहले फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि कहां 0 हो रहा है कहां डज नॉट एग्जिस्ट। सुनना ध्यान से, वर्किंग रूल डिफाइन कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको यह काम करना पड़ेगा कि आपको डबल डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 या डज नॉट एग्जिस्ट वाले पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने कलेक्ट कर लिए वो पॉइंट्स जहां डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, तो उसके आगे क्या, उसके आगे फिर उन पॉइंट्स पे आपको ये तीन कंडीशन चेक करना पड़ेगा। यानी वो जो पॉइंट्स जहां पे डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है या डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, उन पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद वहां चेक कीजिए कि क्या वहां पे कंटिन्यूअस है, क्या वहां पे टेंजेंट लाइन आ रहा है, क्या उस पॉइंट के अबाउट कॉन्केविटी चेंज हो रहा है। तो अगर आंसर तीनों का है हाँ, हाँ और हाँ, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यस दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या वर्किंग रूल क्लियर है बच्चों? चलिए क्लियर है तो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही, ये लास्ट चीज कर लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड ऑल्सो स्केच ग्राफ।
ग्राफ भी बनाना है बच्चों। ठीक है, तो इनका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है और साथ ही साथ ग्राफ भी बनाना है। तो सिंस कुछ बच्चों का शायद वो एक्सरसाइज 4 में शायद टाइम लग रहा है, तो इसलिए आपको एक टर्न और मिल जा रहा है, आप आराम से रिपीट कीजिए। ठीक है, और बाकी होमवर्क में थोड़ा ऐड कर लीजिए, है ना। सिर्फ एक्सरसाइज 4 ही बाकी है मुझे लगता है, बाकी सब तो हो ही गया शायद। सिर्फ एक्सरसाइज 4 ही बाकी है ना भाई, तो बचे हुए सवालों को भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप एक्सरसाइज 4 के। और तो कुछ बाकी नहीं है ना एक्सरसाइज 4 के अलावा, या बाकी है? तो एक्सरसाइज 4 में जितने बचे हुए सवाल हैं उनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आई होप कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, कल ही है शायद। तो उन सारे सवालों को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना, कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा समय लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप एक और अटेम्प्ट ले लीजिए। चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।